क्या आपने पद्मावती या क्लियोपेट्रा का नाम सुना है? इन्हें इतिहास की सबसे सुंदर महिलाओं में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गारो समुदाय में भी इतिहास की एक अत्यंत सुंदर महिला थीं, जिनके बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं और उन पर कई गीत भी बने हैं। इतना ही नहीं, असम के एक स्थान का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर हुआ है। मैं बात कर रहा हूं गारो समुदाय की सबसे सुंदर महिला योगी सिल्ची की। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक सामान्य लड़की इतिहास में अमर बन गई। योगी सिल्ची। अगर आप इतिहास खंगालें तो पाएंगे कि अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं वे मुख्य रूप से 3 कारणों से हुए हैं: भूमि, स्त्री और धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रागज्योतिषपुर राज्य में राजा मैरांग के शासन का उल्लेख मिलता है। वह एक अनार्य राजा थे और संभवतः प्राचीन महान मंडी गारो जनजाति के राजा थे। उनके वंश के अंतिम उत्तराधिकारी राजा घटक की हत्या कर एक राजा नरकापुर ने राजगद्दी हथिया ली। नरकापुर ने ही प्रागज्योतिषपुर में आर्य शासन की नींव रखी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा भगदत्त गद्दी पर बैठे। राजा भगदत्त के पुत्र युवराज वज्रदत्त गारो मंडी लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके पूर्वजों ने जिस प्रकार आक्रमण कर मंडी लोगों से राज्य छीना था, उसी तरह मंडी भी कभी राज्य वापस लेने के लिए हमला कर सकते हैं। जब वज्रदत्त ने देखा कि मंडी जनसंख्या बढ़ रही है तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि गारो परिवारों में उस समय की परंपरा के अनुसार मातग्रीक यानी योद्धा को प्रशिक्षण दिया जाता था। इन प्रशिक्षित मातग्रीकों की बहादुरी की खबर जब भी युवराज वज्रदत्त को मिलती, वह राज्य खोने के डर से व्याकुल हो जाते। महाभारत में उल्लेख है कि प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त को कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब उनके कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने की खबर मिली, तब युवराज वज्रदत्त ने गारो मातग्रीकों को युद्ध के लिए एकत्र किया, जिनमें किरात सेना के योद्धा भी शामिल थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन अर्जुन के बाण से राजा भगदत्त की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रागज्योतिषपुर की राजगद्दी पर राजा वज्रदत्त बैठे। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत ही कम गारो मातग्रीक जीवित लौट सकी। वज्रदत्त ने अपनी योजना के अनुसार गारो समुदाय को कमजोर कर दिया था। उसी समय ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित एक सुंदर गारो गांव में एक अनुपम सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था योगी सिल्ची। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। गहरी काली आंखें, सोने सी चमकती बालों की लटें। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो न केवल सुंदर थी बल्कि मर्मस्पर्शी भी। वो पक्षियों की भाषा में गाती थी और उसकी नृत्य भंगिमाएं जल की लहरों जैसी कोमल थीं। कोई भी यदि एक बार उसकी ओर देखता तो नजरें फेर पाना मुश्किल हो जाता। एक दिन राजा वज्रदत्त अपने रथ से ब्रह्मपुत्र के तटीय वन क्षेत्र में शिकार के लिए निकले। शिकार करते करते वे एक झरने के पास पहुंचे और वहीं अचानक स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि एक गारो युवती झरने में स्नान कर रही है। राजा वज्रदत्त, जो कि एक आर्य राजा थे, कई राज्यों का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने आभूषणों से सजी हुई सुंदर वस्त्रों में आर्य और अनार्य राजकुमारियां और हर वर्ग की स्त्रियां देखी थीं। लेकिन उनके सामने जो साधारण गारो लड़की झरने में स्नान कर रही थी, वैसी सुंदर स्त्री उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। राजा उसके पास गए और उसका नाम पूछा। उस लड़की का नाम था योगी सिल्ची। वह ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती क्षेत्र के नोकमा खांगरे जिंगरे की पुत्री थी। गारो समुदाय के इतिहास में उसे सभी कालों की सबसे सुंदर महिला माना जाता है। योगी सिल्ची को देखने के बाद राजा वज्रदत्त उसके प्रेम में पागल हो गए। वो खाना पीना सोना सब भूल बैठे। किसी भी तरह से उसे विवाह कर अपनी रानी बनाना चाहते थे। राजा ने अपने सैनिकों से कहकर योगी के पिता नोकमा को बुलवाया और विवाह का प्रस्ताव दिया। नोकमा ने राजा का प्रस्ताव साफ शब्दों में ठुकरा दिया और कहा, हम गारो लोग अन्य किसी जाति के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखते, इसलिए मैं अपनी बेटी योगी सिल्ची का विवाह आपसे नहीं कर सकता। नोकमा की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने नोकमा को 2 दिन का समय दिया। राजा ने धमकी दी कि यदि 2 दिनों के भीतर नोकमा विवाह के लिए तैयार नहीं हुए
तो वो जबरदस्ती युगी सिल्ची को उठा ले जाएगा। राजा की यह धमकी सुनकर नौकमा गांव लौटे और इस विषय को लेकर गांव वालों के साथ आपातकालीन बैठक की। राजा एक भिन्न जाति का होने के कारण कोई भी युगी सिल्ची का विवाह उसके साथ करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो केवल दूसरी जाति का ही नहीं था बल्कि एक क्रूर राजा भी था जिसने पहले भी गारो लोगों पर तरह तरह से अत्याचार किया था। 2 दिन बाद राजा वज्रदत्त ने एक सैन्य दल युगी सिल्ची के गांव भेजा। जब गांव के लोगों ने विवाह के लिए मना किया तो सैनिक जबरन युगी सिल्ची को ले जाने की कोशिश करने लगे। इस पर गारो समुदाय और राजा के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ। माथा ग्रिक ने राजा की सेना को पराजित कर दिया और बहुत से सैनिकों को मार डाला। राजा को जब इस घटना की खबर मिली तो वो स्वयं एक विशाल सेना लेकर युगी सिल्ची के गांव पर हमला करने निकल पड़ा। गांव के लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए युगी सिल्ची के गांव के कुछ प्रतिनिधि राजा और उसकी सेना के गांव पहुंचने से पहले ही रास्ते में जाकर उसे रोकते हैं और अनुरोध करते हैं कि उन पर हमला न किया जाए। वे राजा के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर राजा उनकी शर्त मान ले तो वे युगी सिल्ची को खुशी खुशी उसके हवाले कर देंगे। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है और पूछता है कि उनकी शर्त क्या है। नोकमा बताते हैं कि वे इस राज्य में अब नहीं रहना चाहते, इसलिए राजा को आदेश देना चाहिए कि वह अपने सैनिकों से राज्य के आधे केले के पेड़ कटवाकर उन्हें दे, ताकि वे उन पेड़ों से बेड़े नौकाएं बना सकें और ब्रह्मपुत्र नदी पार करके उस पार चले जाएं। जैसे ही बेड़ा तैयार हो जाएगा वे युगी सिल्ची को राजा को सौंप देंगे और नदी पार कर चले जाएंगे। राजा नौकमा की इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और राज्य के आधे केले के पेड़ कटवाकर सिल्ची के गांव भिजवा देता है, लेकिन वो धोखे से एक सैन्य दल को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर तैनात कर देता है ताकि वे युगी सिल्ची को लेकर नदी पार न कर सकें। तब नौकमा ने कुछ मातग्रिकों को भेजकर युगी को जंगल के एक गुफा में छिपा दिया। ये वही गुफा है जो आज युगी गप्पा के नाम से जानी जाती है और इसी नाम पर असम के एक स्थान का नाम रखा गया है। गारो समुदाय ने 300 केले की बेलें बनाई। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी बेले पर सवार होकर 7 दिन 7 रातों तक संघर्ष करते हुए ब्रह्मपुत्र पार कर गए। 8वें दिन नोकमा और 500 मातग्रिक वापस लौटे और रॉयल सेना पर हमला किया। 50 मातग्रिक युगी को गुफा से निकाल लाए। राजा ने फिर से सेना भेजी, पर मातग्रिक लड़ते हुए युगी को बेले पर चढ़ाकर नदी पार कर गए। जब वे ब्रह्मपुत्र पार कर दूधनो और कृष्णाई नदियों के तट पर पहुंचे तो वहां उनका दल नहीं मिला। वे उन्हें खोजने के लिए भीतर गए और वहीं से उस स्थान का नाम पड़ा दल गुमा, जिसका अर्थ है दल खो देना। क्या युगी सिल्ची और मातग्रिकों को उनका दल मिला? युगी सिल्ची के साथ आगे क्या हुआ, यह जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो पेज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।